हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो यूपी स्पेशल के इस न्यू बैच में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का एक हमारा वीडियो लोड हो चुका है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर जो है कि हमारा इस मास्टर वीडियो के कार्यक्रम का सेकेंड सीरीज को देखें ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो टू द पॉइंट ऑफ स्टडी की मैं बात करूं, उसके हिसाब से मैंने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध प्रदेश वाला क्षेत्र और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, 4 भागों में मैंने उसको बांटा था। और उसी तरीके से हम लोग जो है कि अध्ययन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आज जो हमने मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इस मास्टर वीडियो में बहुत सारे जो है कि सिलेबस कवर किए गए हैं। जैसे इसका सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव इसका क्या है, और उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा, तो यहाँ तक का जो सफर रहा है उत्तर प्रदेश का, उन सारे चीजों को देखेंगे, ठीक है। और इसके पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो है कि मैप के माध्यम से हम कुछ जिलों को देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो बॉर्डर साझा करते हैं, उनको देख लेंगे। फिर जो है कि इसमें नदियों का विस्तार, जैसे मैंने बिहार का जब मास्टर वीडियो दिया था तो उसमें जो है कि बिहार में भी बहुत सारे नदियों का विस्तार है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे नदियों का जो है कि विस्तार है। उन सारी नदियों को जो है कि यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद से हम लोग जो है कि थोड़ा सा जो है कि कृषि जलवायु क्षेत्र वगैरह देख लेंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो इन सारे चीजों को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि एक वीडियो से आप लोगों का काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है आपका बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है। इसका अभी तो ये सामान्य परिचय है और थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, फिर हम लोग जो है कि थोड़ा इसका भौगोलिक प्रोस्पेक्टिव है, फिर पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव और पर्सनालिटीज, लोकगीत, मेले, ठीक है। इन सारी चीजों को जो है कि देखने वाले हैं, ठीक। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसका तो हम जो अवस्थिति है उत्तर प्रदेश का उसको समझेंगे। और उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं की अगर मैं बात करूं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन सारे चीजों को समझते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है। और इस उत्तरी हिस्सा के सबसे उत्तर की अगर मैं बात करूं तो जिला पड़ता है आपका सहारनपुर, ठीक। और ये सहारनपुर जो जिला है आपका एक सीमा बनाता है एक राज्य से जिसका नाम आता है हिमाचल प्रदेश। यानी कि सहारनपुर जो है कि हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, छोटी सी बॉर्डर है जो लगती है, ठीक है। अब देखिए सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर हो गया। अब मैं बात करूं कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो देखिए सबसे दक्षिणी जिला आपका यहाँ पे दिख रहा होगा सोनभद्र, यानी कि सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो गया, ठीक। अब मैं बात करूं कि इधर पूर्व में चलते हैं, तो पूर्व की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बलिया दिख रहा होगा। ये बलिया आपको जो है कि सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही होंगी, आपको उससे घबराना नहीं है। आपको जो है कि बिल्कुल आराम से मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए सबसे पश्चिमी जिला की अगर मैं बात करूं तो शामली है। क्या है ये? शामली सहारनपुर मंडल में ही जिला पड़ता है आपका शामली, ठीक है। और इस शामली की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एनसीआर में भी शामिल हो चुका है, ठीक है। तो ये शामली जो है आपका जो है कि सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का, क्लियर है। अब इसकी अवस्थिति को देखते हैं कि इसका जो है कि लेटिट्यूड एक्सपेंशन, इसका जो विस्तार है वो कितना है, और देशांतरीय विस्तार की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है। तो आइए समझिए उसको। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करूं तो अक्षांशीय विस्तार इसका जो है कि 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक इसका जो है कि अक्षांशीय एक्सपेंशन है, यानी कि लैटिट्यूड एक्सपेंशन है इसका। अब मैं बात करूं इसका देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक इसका जो है कि देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। अब समझिए कि इसको याद कैसे करें। तो देखिए मेरे अनुसार अगर मैं कहूं आप लोगों से, तो जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं उस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। यानी कि 23-52 यानी कि 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 84-38 यानी कि 84 डिग्री 38 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब देखिए ये 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट को क्या करिए 775 और 84-38 आप लोग याद कर लीजिए, इसका देशांतरीय विस्तार है। क्लियर हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे और इसका सामान्य परिचय की तरफ बढ़ते हैं और सामान्य परिचय को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता या ऋग्वेद की बात करूं तो उस दौरान क्या हुआ कि आर्यंस लोग जो है
कि इस क्षेत्र के लिए अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा करते थे। क्या करते थे? ब्रह्मर्षि प्रदेश का उल्लेख मिलता है, आर्यों के द्वारा इसका नाम दिया गया था ब्रह्मर्षि प्रदेश। अब समझिए कि ब्रह्मर्षि प्रदेश क्या होता है। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश वैसा क्षेत्र होता है जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये यमुना रिवर है ये, और ये सहारनपुर होते हुए, ये गाजियाबाद होते हुए, ये आपका फैजाबाद होते हुए, इटावा होते हुए आपका निकल गई है सीधे बलिया, जाके बाहर गंगा से मिल गई है ये। और इसकी मैं बात करूं गंगा रिवर की, तो गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब वाला क्षेत्र है, इसी को ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता है। यानी कि आर्यों की अगर मैं बात करूं तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी यहाँ पे केवल थोड़ा सा जान लीजिए कि ब्रह्मर्षि प्रदेश के बारे में। आर्यों का विस्तार जो है कि आपका इलाहाबाद जो जानते हैं आप लोग, उसके पूर्वी तक जो है कि आर्यों का विस्तार था। ठीक है, तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है ना, इसी को ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कालांतर में ब्रिटिशर्स आए। क्या है? ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्तों कि 1836 ईस्वी में इसका नाम जो है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। क्लियर है? उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। बाद में जो है कि 1877 की अगर मैं बात करूं, आगरा और अवध का संयुक्त क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाने लगा। ठीक, आगरा और अवध का संयुक्त क्षेत्र कहा जाने लगा कब? 1877 में। फिर 1937 का टाइम आपका जो है कि संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाने लगा। किस नाम से जाना गया? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। फिर 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उस दिन क्या कर दिया गया? इसका उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। क्लियर है? इतने पॉइंट, किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं। और वर्तमान में अभी भी जो है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही है। क्लियर? अब देखिए 1936 की अगर मैं बात करूं तो 1936 ईस्वी में इसकी प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी आगरा। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसका जो उत्तर प्रदेश का हुआ करता था वो हुआ करता था आपका आगरा। और आगरा की अगर मैं बात करूं तो आगरा को बसाने का श्रेय किसको जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी। किसको जाता है? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। अब मैं बात करूं कि आगरा जो है कि कब तक रही है राजधानी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक? तो मुगलों के समय थी, ये मुगलों के समय तक रही है। लेकिन जब शाहजहां आया है तो आगरा को जो है कि स्थानांतरित करके दिल्ली को जो है कि अपनी राजधानी के रूप में बना दिया है। ठीक है, अब देखिए 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति के बाद से क्या हुआ कि 1858 में एक एक्ट लाया गया और कंपनी के अधिकार को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और सारे अधिकार जो है कि कंपनी के सिर्फ 2 अधिकारों को छोड़कर सारे अधिकार किसके अंतर्गत चले गए? ब्रिटिश साम्राज्य के, यानी कि महारानी एलिजाबेथ के अंतर्गत चला गया था। तो उस टाइम अगर मैं बात करूं तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी बदल दिया गया। क्या किया? जब समाप्त हो गया तो बदल दिया गया और इसकी राजधानी जो है कि इलाहाबाद कर दिया गया। कब किया गया? 1857 के बाद 1858 में इसकी राजधानी कब की गई? इलाहाबाद कर दी गई। ठीक है, अब इलाहाबाद में मैं बात करूं तो एक हार्नबिल मेमोरियल आता है जो कंपनी गार्डन है, और इस कंपनी गार्डन की लाइब्रेरी बनी हुई है। इसमें लाइब्रेरी बनी हुई है जिसको राजकीय लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। इसी में अल्फ्रेड पार्क भी आपका अवस्थित है। आप लोग कभी इलाहाबाद जाएं तो उसको देखने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, उसको घूम सकते हैं। ठीक है, यानी कि हार्नबिल मेमोरियल। अब देखिए 1921 में आंशिक रूप से इसकी राजधानी लखनऊ बना दी गई। कब बनाई गई? 1921 ईस्वी में इसकी आंशिक रूप से राजधानी जो है आपकी लखनऊ बना दी गई। लेकिन क्या हुआ कि 1935 का जब अधिनियम आया, यानी कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1935 में ही पूर्ण रूप से इसको क्या कर दिया गया? लखनऊ ही राजधानी रहने दी गई। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी 1935 में क्या हो गई? लखनऊ हो गई। अब लखनऊ के बारे में कुछ समझिए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। क्या लखनऊ प्रेजेंट टाइम में नवाबों का शहर है, आप लोग जानते हैं। और लखनऊ को बसाया किसने था उसको समझिए। तो देखिए लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो रामचंद्र, अगर पौराणिक कथाओं के हिसाब से देखा जाए तो रामचंद्र के जो भाई थे, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी ने जो है कि इसको बसाया था। किसको बसाया था? लखनऊ को बसाया। उस टाइम इस लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्ष्मणपुरी कहा जाता था। क्लियर है?
आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक राजधानी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी आपका इलाहाबाद ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इलाहाबाद में प्रेजेंट टाइम में क्या है, आपका हाई कोर्ट है, और इस हाई कोर्ट का एक खंडपीठ जो है आपका लखनऊ में स्थापित है। क्या है, लखनऊ में स्थापित है। तो ये भी चीज आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि एशिया का अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद ही है, ठीक है, और इसका खंडपीठ आपका कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग आपका बना 1956 ईस्वी में। जब 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उस टाइम क्या कर दिया गया, इस उत्तर प्रदेश को गठित किया गया 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। राज्य का विभाजन कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 13 राज्यों के साथ जो है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड बना। कब बना, आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। और इस उत्तराखंड की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो क्या है, देहरादून है, ठीक है, क्लियर है। देखिए अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या थी, तो हिंदी थी। 1947 में ये अपनाई गई। कब अपनाई गई, 1947 ईस्वी में। और राजकीय भाषा का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, राजकीय भाषा का मतलब ये होता है जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, जो ऑफिस में कार्य करने का लैंग्वेज होता है, वही आपका जो है कि राजकीय भाषा होती है। तो इसकी राजकीय भाषा 1947 में हिंदी को अपनाई गई, ठीक है। 1989 में द्वितीय भाषा जो है कि अपनाया गया, जिसका नाम आता है आपका उर्दू, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को उत्तर प्रदेश ने अपनाया था। और कब अपनाया था, 1989 में। बिहार में भी जो है आपका 2 लैंग्वेज होता है, एक तो आपका हिंदी जो है, दूसरा आपका उर्दू को मान्यता प्राप्त है। और भी वहाँ पे लैंग्वेज हैं जैसे मैथिली, मगही वगैरह चलती हैं, लेकिन उसको अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसको नहीं देखना है, ठीक है। इसके बाद से आप देखिए कुछ इसका सिनेरियो, जैसे राजकीय पशु इसका क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की मैं बात करूं तो राजकीय पक्षी इसका जो है कि सारस है, जिसको क्रॉन्च भी बोलते हैं, ठीक है। वृक्ष की मैं बात करूं तो जैसे भारत का बरगद है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का आपका अशोक का पेड़ है। आप लोग जानते हैं हर जगह देखने को मिल जाएगा अशोक का पेड़। पुष्प जो है कि पुष्प क्या है, जैसे आपका पुष्प की मैं बात करूं, भारत का क्या है, कमल है, ठीक है। नेलम्बो नेसिफेरा जो है कि आपका उसका साइंटिफिक नेम है। तो पुष्प की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का पलाश है, ठीक है। 4 जून 2011 को जो है कि पलाश को अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था, 4 जून 2011 को पलाश को अपनाया गया था। इसके बाद से सीएम की बात करूं, प्रेजेंट टाइम में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और 2 मई 2017 को क्या हुआ कि लोक भवन में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक 24 जनवरी को हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की गई। यानी कि अब से प्रत्येक साल जो है 2017 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, आगे बढ़े। अब देखिए कि इसका राजकीय खेल क्या है। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय खेल जो है अपना हॉकी है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का भी हॉकी ही है राजकीय खेल, ठीक है। अब एक चीज समझिए, राज्य विधानमंडल उत्तर प्रदेश का कैसा है, द्विसदनात्मक है। बिहार का भी आपका द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद हुआ करती हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसमें जो दो हिस्से हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। लेकिन जब उत्तराखंड इसमें शामिल था तो उस टाइम क्या हुआ करता था मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड के शामिल होने के टाइम में अगर मैं बात करूं तो विधानसभा में आपका 425 सीटें हुआ करती थी, लेकिन विधान परिषद में 108 सीटें हुआ करती थी। पहली विधानसभा सृजित की गई 1937 में, और यूपी में जो सृजित की गई थी पहली विधानसभा, जिसमें 228 सीटों पे चुनाव हुआ था। और INS इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं बात करूं तो 134 सीटों से जो है कि उत्तर प्रदेश में वो जीती थी। और सीएम जो पहले उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं वो बने हैं गोविंद बल्लभ भाई पंत, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट। अब देखिए राजकीय चिन्ह आप लोग देखे होंगे उत्तर प्रदेश का, एक वृत्त है और इस वृत्त में दोनों साइड में मछलियां हैं, फिर आपका तीर धनुष है। तो समझिए इसमें बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ है। देखिए तीर धनुष क्या डिनोट करता है, हिंदू सम्राट महाराज श्री राम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, यानी कि महाराज श्री राम को डिनोट करता है। और 2 मछलियां जो है कि आपका प्रतीक है किसका,
आपका मुस्लिम शासक। आप लोग जानते हैं अवध का जो क्षेत्र था उसमें एक मुस्लिम शासक हुआ करता था जिसका नाम आता है वाजिद अली खान। ठीक है, वाजिद अली खान यानी कि दो मछलियां जो है आपका मुस्लिम शासक को डिनोट करती हैं। इसमें 3 तरंगे आपको दिखाई दे रही होंगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 3 तरंगे आपको उसमें दिखाई दे रही होंगी जो गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल को डिनोट करती हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल को डिनोट करती हैं। तो पीसीएस का अगर पेपर दे रहे हैं तो क्वेश्चन यहां से बनने का पूरा चांसेस है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश को एक बार और जो है कि इसके जो केंद्रीय कारागार है इसको समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो केंद्रीय कारागार है उसकी अगर मैं बात करूं तो आपका 5 प्रमुख जो है कारागार है, बरेली, आगरा, नैनी, वाराणसी और फतेहगंज। ठीक है, 5 है। उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम जो है गोविंद बल्लभ भाई पंत, उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह बने थे। कौन बने थे? चौधरी नारायण सिंह। उप मुख्यमंत्री पहले उत्तर प्रदेश के चौधरी नारायण सिंह बने थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एक गैर संवैधानिक पद है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के कितना भी जो है कि उप मुख्यमंत्री चुन लीजिए, जैसे आपका प्रेजेंट टाइम में 2 उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये गैर संवैधानिक है, विधि बना के चुना गया है, इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसको जो है कि आप लोगों को देखना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी उत्तर प्रदेश की, और वर्तमान राज्यपाल राम नाईक हैं। विधानसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो हृदय नारायण दीक्षित हैं और लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। ठीक है, अब देखिए चीजों को समझते हैं। देखिए अब उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश जो है कि 8 जिले, अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है आपके जो है कि एनसीआर में शामिल हो चुके हैं और 4 जिले जो है कि आपके प्रस्तावित हैं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि दिल्ली की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है एनसीआर की, प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में 11,000 लोग रहते हैं। तो इसको विस्तार करने के लिए क्या किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा रहा है। जैसे अभी तक 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश के शामिल हो चुके हैं और 4 जिले जो है कि इसके प्रस्तावित हैं। 4 जिले जो प्रस्तावित हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और सहारनपुर। ठीक है, मथुरा आपको जो है कि ये दिख रहा होगा, ये है मथुरा। ठीक है, और हाथरस, उसके बाद से अलीगढ़ के यही अलीगढ़ है, ये मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर ये है आपका, और आपका जो है हाथरस है। ठीक है, तो 4 जिले जो है प्रस्तावित हैं। 8 जिले में आपका मेरठ शामिल हो चुका है, गाजियाबाद शामिल हो चुका है, कुछ बेल्टें जो है कि शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधानसभा की 404 सीटें हैं, 1 सीट चूंकि 403 सीट है और 1 सीट प्लस में है जो आपको जो एंग्लो कम्युनिटी होती है, एंग्लो कम्युनिटी से चुना जाता है। तो 403 सीट है प्लस 1 सीट आपका एंग्लो इंडियंस का है, जो राज्यपाल जो है कि आर्टिकल 331 के तहत विधानसभा में चुनता है। जब उसे लगता है कि इनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है तो उनको जो है कि चुनता है। पूर्वांचल, अब 404 सीटों में पूर्वांचल में कितने सीटें हैं? तो 162 सीटें पूर्वांचल में हैं। बुंदेलखंड की मैं बात करूं तो बुंदेलखंड में जो है कि आपके 19 सीट हैं और इसी वजह से बुंदेलखंड का बहुत कम विकास है। ठीक है, अब देखिए अवध का क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, ये बीच का पूरा क्षेत्र जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बीच वाला क्षेत्र, इस बीच वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो है आपका अवध प्रदेश से नाम कैसे जाना जाता है। तो यहाँ पे 73 सीटें हैं। ठीक, बाकी जो सीटें बची वो आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। अब देखिए कि इस विधानसभा में महिलाओं का सीट कितना आरक्षित है, तो 42 सीट आरक्षित है। और इस 42 सीट की अगर मैं बात करूं तो इस 42 सीट में 36 बीजेपी की प्रेजेंट टाइम में चुनी गई महिलाएं हैं। प्रेजेंट टाइम में चुनी गई ये 42 महिलाएं हैं, जिसमें 36 जो है आपका बीजेपी का है, 36 आपका बीजेपी का है और 6 अन्य से चुनी गई हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा विधानसभा वाला जिला अगर मैं बात करूं तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? 12 शामिल है। कितने हैं? 12 हैं उसमें शामिल। कम जिला जैसे श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट हैं। ये नीचे वाले बेल्ट जो है आपके दक्षिण वाले आते हैं, चित्रकूट ये है, श्रावस्ती ये यहीं पे है, श्रावस्ती। ठीक है,
और आपका जो है कि महोबा, महोबा यहीं पे पड़ता है आपका, ये महोबा है, और चित्रकूट आप लोग देख ही चुके। विधानसभा में आरक्षित सीट, विधानसभा में कितने आरक्षित सीट हैं? तो 86 आरक्षित सीट हैं। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। एससी के लिए आपका 84 है और एसटी का नेतृत्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं विधानसभा में। ठीक है, यानी कि 0.6% का जो है कि इनको जो है कि आरक्षण मिला हुआ है। सॉरी 0.6% पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है एसटी का। ठीक है, 0.6% पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है एसटी का, और एसटी का मात्र 2 सीट जो है विधानसभा में जो है कि है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा में जो है कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 31। लोकसभा में 80 सीटें हैं, आप लोग जानते हैं। अगर पूछ लिया कि संसद में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, तो 8 3 11 111 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब इसमें आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो एसटी के लिए, एससी के लिए 17 हैं और एसटी के लिए आपका 0 है। ठीक है, याद करके रखिए इसको। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, मतदाता की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गाजियाबाद में। गाजियाबाद में है। सबसे कम मतदाता कहाँ पे है? बागपत में। सबसे कम मतदाता कहाँ पे है? बागपत में। और मैं बात करूँ कि राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है? तो 10 बार लगा है। और सबसे ज़्यादा जो है कि मैं बात करूँ तो आपका बिहार जम्मू कश्मीर में लगा है। और मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। सबसे नवीन मंडल अलीगढ़ मंडल है। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, कानपुर, मेरठ, जिसमें 6 जिले शामिल हैं। क्लियर है? यानी कि सबसे बड़ा जो मंडल है जिसमें 6 जिले शामिल हैं वो है आपका लखनऊ, कानपुर और मेरठ। और छोटे मंडल की मैं बात करूं तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, जिसमें 3 जिले शामिल हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो मात्र 33%, 1/3 सदस्य जो है कि यहाँ पे चुन के जा सकती हैं महिलाएं। लेकिन बिहार की मैं बात करूँ, एमपी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है कि 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, मैक्सिमम अगर हाई कोर्ट की देखा जाए तो मैक्सिमम न्यायाधीश जो है 160 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 160 हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि परमानेंट इसमें कितने रह सकते हैं तो 76। ठीक है, अभी 2016 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 200 साल जो है कि पूरा हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में जो है कि बहुत बड़ी जो है कि साल पूरे होने पे जो है कि एक भव्य प्रदर्शन किया गया था। मतलब उसका वो मनाया गया था 200 साल पूरा होने का। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में गोविंद माथुर हैं, जो 47वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। अब आइए कुछ और चीजों को समझते हैं। ठीक है, जो नदियों का विस्तार है उत्तर प्रदेश में उसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं जो है कि जिलों का नाम ले लूं जो साइड से हैं। आपका देखिए यहाँ पे है सहारनपुर, ठीक है, गाजियाबाद, मेरठ, ये हो गया आपका, मथुरा, आगरा, फैजाबाद, इटावा, और ये हो गया महोबा, और जालौन, झांसी वाला बेल्ट, ये ललितपुर। आप लोग जानते हैं ललितपुर एक उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके जस्ट अगर नीचे जाए तो यहाँ प्रयागराज है। प्रयागराज के जस्ट नीचे आपका जौनपुर, वाराणसी वाला क्षेत्र आ जाता है। वाराणसी में ही आपका ये जौनपुर वगैरह है। मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर इसमें ही पड़ जाता है, इसी बेल्ट में। ठीक है, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, ये सब पूर्वी वाले क्षेत्र में लगते हैं। देवरिया, कुशीनगर के जस्ट ऊपर गोरखपुर, फिर बस्ती, देवी पाटन, इधर बगल में देखेंगे तो लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, फिर सहारनपुर आपका पड़ जाता है। अब देखिए सहारनपुर से लेकर बलिया तक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है कि उत्तरी हिस्से हैं और जो नेपाल से टच करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है केवल और केवल किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, जो इसके उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, यानी कि जो ये उत्तरी बेल्ट है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इस उत्तरी बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भांवर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तराई प्रदेश का, तो ये तराई प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं। सहारनपुर से लेकर आपको बलिया तक, कुशीनगर तक। कहां तक? कुशीनगर तक। यानी कि सहारनपुर से कुशीनगर का जो बेल्ट है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको भांवर प्रदेश, दलदली क्षेत्र या आपके तराई प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। देखिए
अब देखिए जीवन का स्तर कुछ यहाँ पे बेहतर नहीं है, क्या है, कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। रीजन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों ना बेहतर होने का? क्योंकि यहाँ पे जो है कि इतनी बारिशें होती हैं, क्योंकि ये तो आपका पठारी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, और इस पठारी क्षेत्र में आप लोग जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या होता है, मौसम तुरंत परिवर्तन होता है और बारिश हो जाती है, इसलिए ये तराई प्रदेश हैं। और इधर जो है कि अभी संसाधन उतने उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, और बीमारियाँ होने के साथ साथ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इधर जो है कि सर्वाधिक नुकसान होता है। इसलिए जो है कि अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टि से जो है कि इतनी वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए पूरा उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश आपका उष्णकटिबंधीय जोन में पूर्ण रूप से अवस्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय जोन में अवस्थित है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश से मानक रेखा गुजरती है, क्या है, मानक समय वाली रेखा जो है कि आपका गुजरती है, टाइम जोन वाली रेखा गुजरती है। और ये कहाँ से गुजरती है? तो अगर वास्तव में देखा जाए तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है, लेकिन जो है कि सब लोग नैनी कहते हैं, नैनी को भी इसमें, क्योंकि ये इलाहाबाद के पास से ही गुजरती है, इसलिए जो है कि आपका ये जो है कि नैनी नाम दिया गया है। और जब आप नैनी ब्रिज पे जाएंगे आप लोग इलाहाबाद, तो वहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए आप जो है कि इस पे खड़े हैं, किस पे खड़े हैं, मानक समय रेखा पर खड़े हैं, मुस्कुराइए आप। तो ये जो है कि बहुत ही अच्छा लाइन है, टैग लाइन है, आपको देखना चाहिए उसको जाके, ठीक है। उसके बाद से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं बात करूं कि ये जो जिले हैं ना, ये बहुत ही समृद्ध जिले हैं जो एनसीआर से लगते हैं, ठीक है। और इनका विकास भी किया जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, फिर 4 प्रस्तावित हैं, तो इनको जो है कि बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करके जो है कि आपका दिल्ली में बस जाए, ठीक है, एनसीआर में बस जाए, ठीक है, जिससे जो है कि वहाँ का डेंसिटी जो है वो कम हो जाए, यानी प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में जो है कि जो 11,000 लोग रह रहे हैं उसको कम कर दिया जाए, ठीक है, इसलिए इसका विस्तार किया जा रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो नदियों का विस्तार है उसको समझिए कि क्या है। देखिए यमुना रिवर जो है कि मैंने ये बाहर लाइनें बनाई है, लेकिन ये बाहर नहीं है, ये अंदर से आ रही हैं, ठीक है। तो यमुना रिवर की अगर मैं बात करूं तो यमुना रिवर देखिए ये बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है, और बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, ये सहारनपुर की मैं बात करूं तो सहारनपुर गाजियाबाद होते हुए मथुरा, आगरा, फैजाबाद, इटावा, ये जालौन होते हुए, प्रयागराज होते हुए आपका अगर मैं बात करूं, मिर्जापुर होते हुए अगर मैं बात करूं, गाजीपुर जौनपुर होते हुए, यानी कि जौनपुर होते हुए आपका यहाँ बलिया में जाके आपको गंगा से मिल जाती है। तो कुछ अवस्थिति है, जैसे आपका अगर मैं बात करूं जौनपुर किस नदी पे अवस्थित है, तो नदी के किनारे पे है आपका जौनपुर, आपका यमुना रिवर के आसपास स्थित है, ठीक है। तो कुछ सहारनपुर, ये भी आपका, ये मथुरा आपका, अगर आगरा में बात करूं तो ये सारे गंगा रिवर के पास में अवस्थित हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं दिल्ली, आप लोग जानते हैं आगरा इधर दिल्ली यहीं पास में है, और यहीं से जो है कि पास की अगर मैं बात करूं तो यहीं पास से, यानी कि दिल्ली में भी यमुना का विकास हुआ है, ये घूमते हुए जो है कि आपकी बलिया में जाके, यानी कि बलिया की मैं बात करूं तो गंगा से मिल गई है, यानी कि गंगा की सहायक रिवर बन गई हैं, ठीक है। तो यमुना आपकी गंगा की क्या है, सहायक रिवर है। इसकी उत्पत्ति आपका बंदरपुछ ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड से मानी गई है, आप लोग जानते हैं हिमनद गंगोत्री से, ठीक है। लेकिन इसका पूरा सिनेरियो आप जो है कि मैं बताता हूं, आप लोगों को समझने की कोशिश करिएगा कि पूरा सिनेरियो क्या है। तो देखिए गंगा जो है कि डायरेक्ट उत्पन्न नहीं हुई है, क्या हुआ, डायरेक्ट उत्पन्न नहीं हो गई है, ये नदियों को मिल के जो है कि गंगा का जो है कि विस्तार हुआ है। तो देखिए कैसे विस्तार हुआ है, इसके पूरे सिनेरियो को समझिए। देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके दो जो है कि एक सतोपथ ग्लेशियर की मैं बात करूं और एक गंगोत्री ग्लेशियर की,
तो सतोपथ ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर में गंगोत्री ग्लेशियर से सिर्फ और सिर्फ आपकी भागीरथी निकलती है। क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है। और भागीरथी जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचती है तो किससे मिलती है? आपका वीरांगना नदी से मिल जाती है। वीरांगना नदी को अपने साथ ले लेती है भागीरथी, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद से भागीरथी जो है वीरांगना नदी को अपने साथ में लेती है। और इधर सतपथ ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं, सतपथ ग्लेशियर से, तो सतपथ ग्लेशियर से दो नदियां का उद्गम हुआ है, एक तो धौली गंगा और दूसरी आपकी विष्णु गंगा। क्या? एक तो धौली गंगा और दूसरा आपका विष्णु गंगा। और ये दोनों जो है आपकी अगर मैं बात करूं तो विष्णु प्रयाग में आके मिल गई हैं। क्या हुआ? विष्णु प्रयाग में आके मिल गई हैं। जब ये विष्णु प्रयाग में आके मिली हैं तो इसको वहां पे क्या कहा गया है? अलकनंदा कहा गया है। क्या कहा गया है? अलकनंदा। और अलकनंदा जो है कि थोड़ा जैसे आगे बढ़ती है तो पिंडारी एक नदी पड़ती है, पिंडारी नदी को अपने साथ लेती है। जैसे ही पिंडारी नदी को अलकनंदा अपने साथ लेती है तो ये जगह पड़ता है आपका कर्णप्रयाग। क्या पड़ता है? कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही कर्णप्रयाग से जो है कि कर्णप्रयाग पिंडारी से मिलती है तो मंदाकिनी नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जहां मिलती है, जहां बनती है, उस स्थान को जो है कि रुद्रप्रयाग कहा गया है। और रुद्रप्रयाग के जस्ट बाद की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग में जो है कि आकर ये वीरांगना नदी जो आपको मिली हुई थी ना, तो वीरांगना नदी जो है कि रुद्रप्रयाग में आकर आपका जो है कि भागीरथी और मंदाकिनी आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पे देवप्रयाग, और देवप्रयाग में जो है कि गंगा कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? गंगा कहा गया है। और इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा कहा गया है। और ये गंगा रिवर जो है आपकी अगर मैं बात करूं तो गंगा रिवर जो है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, और बहुत जगह सहारनपुर मिलता है, बहुत बिजनौर मिलता है, तो बिजनौर जिले से जो है कि प्रवेश करती हुई अगर मैं बात करूं तो मुरादाबाद, बरेली, ये आपका ये इसकी अगर मैं बात करूं सहारनपुर, बिजनौर की अगर मैं बात करूं, बिजनौर होते हुए इधर आपका अगर हरदोई वगैरह देखा जाए, फिर जो है कि प्रयागराज होते हुए सीधे अगर मैं बात करूं तो आपकी जो है कि गंगा बलिया से जो है कि सीधे निकली है और बिहार में प्रवेश कर गई हैं, ठीक है। तो मेन जो इसका पॉइंट है वो बिजनौर से गंगा जो है कि प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि बहुत सारी नदियां जो है कि इधर दक्षिणी दक्कन के पठार से मिली हुई है। अगर मैं बात करूं तो कुछ दक्कन के पठारी भाग का क्षेत्र है जिसको दक्कन का पठारी भाग का क्षेत्र कहते हैं। तो इधर से भी कुछ नदियां, जैसे आपका चंबल रिवर जो है यमुना में मिली हुई है, चंबल के सहायक रिवर है, यमुना इटावा में जाके जो है कि आपको जो है कि यमुना से मिल गई है। फिर आपका सिंध रिवर जो है कि जालौन में जाके जो है कि आपका यमुना से मिली है। फिर आपका बेतवा नदी जो है कि यहाँ पे जाके जालौन में ही मिली है। फिर केन रिवर आपका चित्रकूट में जाके मिली है। फिर टोन्स रिवर आपका प्रयागराज में जाके जो है कि यमुना से मिली है, ठीक है। सोन रिवर की मैं बात करूं और रिहंद, सोन रिवर पर एक बांध पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र में रिहंद बांध, इसी पे सोन रिवर पे बनाया गया है। और ये एक सोन रिवर के 3 पार्ट हैं, एक तो आप इधर निकल गया है आपका, एक छत्तीसगढ़, एक बिहार, और एक जाके जो है कि सीधे आपका यमुना में मिलके जो है कि गंगा से मिल जाती हैं और गंगा सीधे बिहार में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो ये अगर गंगा की सहायक रिवर की मैं बात करूं तो यमुना तो एक है ही। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि सरदा रिवर, रामगंगा रिवर, रामगंगा भी जो है कि इधर आपका बिजनौर से प्रवेश करती है, मुरादाबाद, बरेली होते हुए आपका जो है कि सीधे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहीं पे आके यमुना से मिल गई है, सॉरी गंगा से मिल गई है। फिर शारदा रिवर जो है आपका लखीमपुर खीरी में जो है गंगा से मिल गई है। घाघरा नदी की मैं बात करूँ तो ये भी लखीमपुर खीरी में मिल गई है। राप्ती रिवर की मैं बात करूं तो राप्ती रिवर जो है कि आपकी गोरखपुर के आसपास जो है आप लोग जानते हैं कि मिली हुई है, यहाँ पे कुशीनगर के आसपास, ठीक है। राप्ती यानी गंडक बेसिन अगर मैं बात करूं, राप्ती बेसिन, यहीं पे सारे बेसिन आपके बनाए गए हैं बस्ती और गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कि इनका जो विस्तार है, मेन मुख्य पॉइंट यहाँ से ये याद रखने हैं, रामगंगा कहाँ से प्रवेश की है और गंगा रिवर कहाँ से प्रवेश की है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यमुना रिवर कहाँ से निकली है, ठीक है। गंगा रिवर का उत्पत्ति का पूरा सिनेरियो समझना है, मैंने बता दिया हूँ आप लोगों के लिए। और आपका उत्तर प्रदेश का ये सामान्य परिचय जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के दृष्टि से, ठीक है।
तो आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है कि ये मास्टर वीडियो का सेकंड पार्ट था आपका, ठीक है। अगले पार्ट के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तो आज के लिए मैं यही कहूँगा, जय हिंद। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों, अपने दोस्तों में इसको जहाँ जितना हो सके फॉरवर्ड करें, ठीक है। धन्यवाद।